Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapith, Women's University, Jaipur. Today, we will be discussing about water and electrolyte imbalance. This is our renal system, internal anatomy of kidney. You can see in this image. These are the nephrons and renal cortex, renal medulla, renal pyramid of renal medulla. You can see these are the pyramids, renal sinuses, renal papilla, this is renal capsule, this is our minor calyx, this is major calyx, renal pelvis, these are our ureter, this is renal artery, this is renal vein, है ना। और यूरेटर जो है हमारे बायलेटरली दोनों यूरेटर राइट एंड लेफ्ट वो ब्लैडर में जाके इंसर्ट हो जाते हैं वहां ऊपर। सबसे पहले वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में water 60% to 90% of body weight in most life forms, 2-3 इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड 1/3 जो है 2/3 पार्ट जो है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है एंड 1/3 पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, प्लाज्मा, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, गट। फ्लूइड imbalance, if we are talking about that what is fluid imbalance, then dehydration occurs when fluid loss exceeds intake। ठीक है, फ्लूइड इम्बैलेंस में दो तरह की कंडीशन होती हैं, एक तो होता है डिहाइड्रेशन की फ्लूइड जो है वो या तो डिहाइड्रेशन की वजह से कि हम जो है इंटेक ही कम करें, ठीक है, और जो होता है या तो वाटर कंटेंट का इंटेक कम किया जाए या वाटर कंटेंट का एक्सक्रीशन ज्यादा हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ जाता है। अकर्स व्हेन फ्लूइड लॉस एक्सीड, ठीक है, ये कब हो सकता है जब लॉस ज्यादा हो इनटेक के तुलना में। ठीक है, स्वेटिंग वर्सेस टाइम, फ्लूइड लॉस्ट मोस्टली फ्रॉम, ज्यादातर जो होता है ना मोस्टली जो फ्लूइड का लॉस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पीसीज से होता है। डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, inadequate tissue perfusion, inefficient transport of substrate to muscle and elevated heart rate। मोस्टली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसी का लॉस होता है। अगर हम यहाँ देखें तो अगर किसी पेशेंट को फ्लूइड लॉस होगा तो इसकी वजह से जो होता है ना, जैसे ब्लड वॉल्यूम जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन जो है वो इनसफिशिएंट होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी पेशेंट की। ठीक है, और मसल्स को ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी रिड्यूस होगा। यहाँ पे अगर हम देखें किस तरह के इसके जो होता है ना साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्लिनिकल साइन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस, परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट, वीक पल्स, पुअर कैपिलरी रिफिल, मस्कुलर वीकनेस, ट्रेमर्स, डिप्रेशन, मसल क्रैम्प। इसका ट्रीटमेंट जो है आईवी और इंट्रावीनस और ओरल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑब्वियसली जो अगर हम हमारे हर सेल को फंक्शन करने के लिए जो होता है ना, सेल को रिहाइड्रेट होना तो बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिहाइड्रेशन के कंडीशन के अंदर पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ेगा और पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर जैसे डिहाइड्रेशन और फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस होता है, पेशेंट हाइपोपरफ्यूजन की तरफ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है पेशेंट का लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, वीक पल्स जो है वो पेशेंट में होंगे। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को आईवी और ओरल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है वो देने की जरूरत होती है। अभी आगे हम समझें किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं।
ठीक है। तो पहले बिफोर आफ्टर जो होता है, बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से देख रहे हैं। तो अगर लॉस ऑफ 2/3 ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट का 2 से 3% अगर जो होता है ना उसका उसका लॉस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की या इंडिविजुअल जो है उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर बॉडी वेट का 10% वाटर लॉस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सीरियस पॉसिबली लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टिंग डिहाइड्रेशन, अगर हम किसी डिहाइड्रेशन जो होता है उसको डिटेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से जो होता है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं? स्किन पिंच टेस्ट। ठीक है, स्किन पिंच टेस्ट के अंदर फॉल बैक इंस्टेंटली। ठीक है, अगर हमने स्किन को पिंच करके और छोड़ा, कि हमने यहाँ से स्किन को पिंच किया और फिर छोड़ा, अगर स्किन जो होती है वो इंस्टेंटली वापस जो होता है ना नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर नॉर्मल होने में स्किन को 2 से 4 सेकंड का समय लगता है तो मॉडरेट होता है। ठीक है, और 4 से 6 सेकंड का समय अगर लगता है तो सीवियरली डिहाइड्रेट होती है। ठीक है, कैपिलरी रीफिलिंग में प्रेस फिंगर ऑन गम्स अबव एंड अपर टूथ। ठीक है, कि अगर जो हमारे अपर टूथ है इसके ऊपर का जो गम्स है उनको फिंगर से प्रेस करके देखें। अगर इट टेक्स लॉन्गर देन 2 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड से ज्यादा का समय इसको ब्लड को रिटर्न बैक होने में लगता है तो ये भी डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। तो दो तरीके से हम डिटेक्ट करके देख सकते हैं। अपर टूथ के ऊपर का जो मसूड़ा है उसको प्रेस करेंगे, नॉर्मली वापस जो होता है ना ब्लड रिफिल होने में अगर उसको 2 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है तो वो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। और स्किन पिंच टेस्ट करके देखेंगे, अगर स्किन को नॉर्मल होने, पिंच करके छोड़ने के बाद स्किन को नॉर्मल होने में 2 से 4 सेकंड का लगता है तो मॉडरेट, और 4 से 6 सेकंड का लगता है तो सीवियर डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। ठीक, एस्टिमेट्स ऑफ फ्लूइड लॉस। ठीक है, अगर हम फ्लूइड लॉस को एस्टिमेट करना चाहें तो किस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है? तो ब्लड एनालिसिस के लिए पीसीआर पैक सेल वॉल्यूम, ठीक है, एंड टोटल प्लाज्मा प्रोटीन टाइस इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन। ठीक है, अगर किसी का पीसीबी जो है वो मोर देन 50% होगा, ठीक है, तो वो इंडिकेट्स हैजार्डस फ्लूइड लॉस। ठीक है, वो हैजार्डस फ्लूइड लॉस को, कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसके जो होता है ना बनिस्पत तो उसमें कितने ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, अगर पीसीवी जो होता है अगर वो किसी पेशेंट का 50% से ज्यादा है तो वो हैजार्डस फ्लूइड लॉस को इंडिकेट करता है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट जो होता है जैसे हाइपोवोलेमिया या हाइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, अगर हम देखें कि क्यों है, इसके कॉमन कॉजेज क्या हैं, तो कॉमन कॉज में जैसे हेमरेज, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, कि हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हो गया, वॉमिटिंग हुई किसी को, डायरिया हुआ, बर्न हुआ, ठीक है, या डायरेटिक थेरेपी पेशेंट को दी गई, फीवर हुआ, इम्पेयर्ड थ्रस्ट की कंडीशंस की वजह से पेशेंट को फ्लूइड लॉस हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो वेट लॉस, थ्रस्ट, चेंजेस इन पल्स रेट एंड बीपी, वीक एंड रैपिड पल्स, decrease urine output, dry mucous membrane, skin, poor skin turgor, ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम अगर इम्बैलेंस है तो ऐसी कंडीशन में किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है? फ्लूइड मैनेजमेंट पेशेंट का किया जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ठीक है, करेक्ट विद ओरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी ORT, सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लाइक पीडियालाइट और रिहाइड्रेट hydrolyte, ORS, and IV therapy. Type of fluid order depend on the type of dehydration and the client cardiovascular status. ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड मैनेजमेंट माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ठीक है, फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, उसके लिए ओरल हाइड्रेशन थेरेपीज पेशेंट को देंगे इस तरह की जिसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग हो, जैसे पीडियालाइट, रिहाइड्रोलाइट और ORS। ठीक है, ओरल
डिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन जो होता है ना, पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को आईवी थेरेपी टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है, आईवी के थ्रू पेशेंट को दिया जा सकता है। और पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस जरूर इस कंडीशन में देखना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ये जो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के किन कारणों की वजह से, वो तो हमने बात करी थी कि फ्लूइड वॉल्यूम अगर किसी का रिड्यूस होता है, तो अभी हम देखते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस किन कारणों की वजह से जो होता है वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर, आईवी थेरेपी, ठीक है, सोडियम इंजेक्शन, एक्सेसिव एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, इंक्रीज बीपी और बाउंडिंग पल्स और वीनस डिस्टेंशन, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, डिस्निया, ऑर्थोपनिया, और स्पेशली जो होता है ना डिफिकल्टी ब्रीदिंग में, सुपाइन सुपाइन पोजीशन में हो तो उसको जो होता है ना ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो, और क्रैकल्स, ठीक है। तो एक्सिस में फ्लूइड वॉल्यूम इन कंडीशंस में जो हमारे इस तरीके के एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे यूरिन का प्रोडक्शन का काम जो होता है वो किडनी करती है, ठीक है। और किडनीज जो है वो किडनी फेलियर अगर किसी पेशेंट को है तो वो यूरिन नहीं बनाएगी, तो ऐसी कंडीशन में जो हम फ्लूइड इनटेक करेंगे उसमें से हमारी बॉडी की नीड से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो उसका भी एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। या एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस नहीं होने दे रहा, ठीक है, रिटेंशन कर रहा है, ठीक है। सोडियम अगर ज्यादा ले लिया है तो ऐसी कंडीशन में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है ना फ्लूइड जो है वो का सोडियम कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से वो भी अंदर वेसल्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फ्लूइड वॉल्यूम पेशेंट को एक्सेस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रग्स किसी पेशेंट को जो है जैसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी पेशेंट है और उसको ज्यादा मात्रा में फ्लूइड रिप्लेस कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी फ्लूइड एक्सेस में हो सकता है। अगर हम यहाँ ड्रग थेरेपी की बात करें, किस तरह की जो है थेरेपीज पेशेंट को दी जाती हैं, तो जैसे डायूरेटिक में भी ऑर्डर्ड इफ रीनल फेलियर इज नॉट द कॉज, ठीक है, कि अगर पेशेंट के जो होता है ना, अगर रीनल फेलियर कारण नहीं है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फ्लूइड एक्सक्रीशन के लिए डायूरेटिक्स दिए जा सकते हैं, और पेशेंट को सोडियम और सेलाइन जो होता है इनटेक से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसी के अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करें तो सोडियम जो होता है ना मोस्ट अबेंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी, ठीक है, पोटेशियम असेंशियल फॉर नॉर्मल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी or for nerve impulses. Chloride regulate osmotic pressure and assist in regulating acid base imbalance. Calcium usually combined with phosphorus to form the mineral salt of bone and teeth, promotes nerve impulse and muscle contraction and relaxation. Magnesium plays role in carbohydrate and protein metabolism, storage and use of intracellular energy and neural transmission, important in the functioning of the heart, nerve, and muscles. Thank you so much. I hope you all have understood this session. Today we have discussed about fluid imbalance, dehydration, and excessive accumulation of food, and what is the management of when fluid excessively retained in our body, how we can manage it. So I hope you all have understood this session. If you have any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.